हेलो फ्रेंड्स। सो चलो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन का। उम्मीद है पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देख लीजिए। उस वीडियो में हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या होता है। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें सीक्वेंस में आपके बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी के लगभग वीडियोस में अपलोड करूँगा, उनको आप आसानी से देख सकते हैं। रिलेशंस, तो रिलेशन क्या होते हैं। देखिए, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया। मान लीजिए सेट ए है आपका कुछ भी 1, 2, 3 और सेट बी है आपका ABCD। अगर ये बताइए, अगर हम A क्रॉस B करेंगे तो इसमें कुल कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। A क्रॉस B में आप देख सकते हैं कुल 12 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। जिन्होंने पहला वीडियो देखा है उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सेट A में 3 एलिमेंट है और सेट B में 4 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कुल 3 × 4 यानी कि 12 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब समझिए कि रिलेशन क्या होता है। देखिए बेटा, रिलेशन क्या होता है, कुछ स्पेशल, जैसे जितने भी आपने A क्रॉस B लिख दिया, उसमें जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं सबका कलेक्शन आ गया। अब इन 12 ऑर्डर्ड पेयर में से अगर मैं कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिख दूं, कुछ भी इन 12 में से कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर लिख दूं, तो वो एक रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम A टू B। सो बेसिकली रिलेशन फ्रॉम A टू B होता क्या है, रिलेशन फ्रॉम A टू B, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं R:A फिर तीर लगा के B। तो ये जो इंग्लिश में लिखा है वही ये कोड लैंग्वेज में लिखा है। रिलेशन फ्रॉम A टू B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये है डेफिनेशन रिलेशन की। तो इसको समझिए ध्यान से। A क्रॉस B में कुल कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 12। तो कुल 12 ऑर्डर्ड पेयर्स में से मैं कुछ ऑर्डर्ड पेयर ले लूं, यानी इसमें सबसेट ले लूं। बेसिकली सबसेट अगर मैंने लिया A क्रॉस B का, दैट सबसेट विल बी रिलेशन फ्रॉम A टू B। याद रखिएगा बच्चों। तो अगर आपसे लिखा हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से, मानिए इस तरीके से लिखा हुआ है R1, ये कह रहा है 1, B 1, C 2, D, और एक रिलेशन है R2 1, A 2, C 3, D 1, E। इसी तरह से R3 1, A 2, A 3, A। फिर आपसे पूछ रहा है कि बताइए R1, R2, R3 में से कौन सा रिलेशन इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो आप देख सकते हैं कैसे चेक करेंगे। देखिए, रिलेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई क्या होती है। रिलेशन फ्रॉम A टू B इज एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। याद रखिएगा, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। ठीक है। तो अब जरा देखिए, सबसेट ऑफ A क्रॉस B का मतलब क्या हुआ बेटा, जो एलिमेंट्स A क्रॉस B में प्रेजेंट है वही इसमें आने चाहिए, उसी से निकल के बना होना चाहिए। तो अगर R1 में जितने भी एलिमेंट हैं वो सबके सब A क्रॉस B से आए हैं, तो ये रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B। अगर R1 में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर R1 में जितने ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हैं ये सबके सब A क्रॉस B से निकल के आए हैं, यानी कि ये अगर A क्रॉस B का सबसेट है तो ये रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B। अगर R1 या R2 या R3 किसी की भी बात करें, किसी उनमें से किसी एक में कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है जो A क्रॉस B में प्रेजेंट नहीं है, जो A क्रॉस B से नहीं निकला है, इसका मतलब वो A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, फिर वो रिलेशन नहीं होगा। तो करके देखते हैं इसको। देखिए 1, B A क्रॉस B में प्रेजेंट होगा, 1, B प्रेजेंट होगा, क्योंकि 1 A में प्रेजेंट है और B B में प्रेजेंट है, तो 1, B A क्रॉस B में होगा। 1, C चेक करें, 1 सेट A में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। C सेट B में प्रेजेंट है, तो ये भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा। 2D 2 सेट A में प्रेजेंट है और D सेट B में प्रेजेंट है, इसका मतलब 2, D भी A क्रॉस B में प्रेजेंट होगा। याद रखिए, अगर X जो है A में प्रेजेंट है और Y जो है B में प्रेजेंट है, तो पक्की बात है X, Y A क्रॉस B में जरूर होगा। समझ आई बच्चों बात। अगर आपको चेक करना है कि X, Y A क्रॉस B में है कि नहीं है, तो आप चेक कर लीजिए कि क्या X A में प्रेजेंट है, क्या Y B में प्रेजेंट है। अगर ऐसा है तो पक्की बात है X, Y A क्रॉस B में होगा। यहाँ पे देखा हमने 1 A में प्रेजेंट है और B सेट B में है, 1 A में प्रेजेंट है और C B में है, 2 A में प्रेजेंट है और D B में प्रेजेंट है, तो ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में प्रेजेंट होंगे। अब इधर आते हैं, 1 सेट A में है, हाँ है,
ए सेट बी में हाँ है, 2 सेट ए में है हाँ है, सी हाँ है, 3 ए में हाँ, डी सेट बी में प्रेजेंट है, 1 सेट ए में प्रेजेंट है हाँ है, ई सेट बी में प्रेजेंट है नहीं है। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट ए क्रॉस डी में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमेंट ई जो है सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब R2 इज नॉट अ रिलेशन, R1 इज अ रिलेशन। उसी तरीके से आप R3 चेक कर सकते हैं बेटा, ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, तो ये भी एक रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस डी इज कॉल्ड एज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। याद रखिएगा, इसको बेसिक डेफिनेशन है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आ जाते हैं अगले कंसेप्ट पे बेटा, कि कोई भी रिलेशन आपको दिया है, सपोज करिए एक रिलेशन आपको दिया है R 1,3, 2,5, 3,7 और 4,8, और यहाँ पे आपको सेट ए दिया है आपका नेचुरल नंबर और सेट बी दिया है आपका इंटीजर। ये सब सिंबल्स आपको उम्मीद है मुझे पता होगा। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, बी का मतलब होता है इंटीजर। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है ये, यस इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। वाई? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 ए में प्रेजेंट है और बी जो है 3 जो है सेट बी में प्रेजेंट है। उसी तरह से 2 देख सकते हैं ए में प्रेजेंट है और 5 जो है सेट बी में प्रेजेंट है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं सारे ऑर्डर्ड पेयर ये ए क्रॉस बी से ही निकल के आए हैं। तो ये ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया, तो ये रिलेशन हो गया फ्रॉम ए टू बी। इसमें एक बात और समझिए बेटा, कि इस रिलेशन का अगर आपसे कोई पूछे डोमेन क्या है, तो देखिए डोमेन कैसे निकालते हैं। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ले लीजिए, वो कहलाता है डोमेन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में प्रेजेंट है, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ले लीजिए, वो कलेक्शन उनका कहलाएगा डोमेन ऑफ रिलेशन आर। उसी तरीके से रेंज, हर ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, 3, 5, 7, 8, ये कहलाता है रेंज। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर यहां मौजूद है बेटा, हर ऑर्डर्ड पेयर का अगर हम सेकंड एलिमेंट ले लेंगे तो ये कहलाता है रेंज। और उसी तरीके से को डोमेन क्या होता है, ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो जो पूरा पूरा सेट है बी कहलाता है, वो कहलाता है को डोमेन। अगर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो ये सेट बी जो कहलाता है, ये कहलाता है को डोमेन। अच्छा एक बात और है, कुछ टर्मिनोलॉजी भी समझ लीजिए। जैसे 1,3 रिलेशन आर में प्रेजेंट है, तो हम ये कहते हैं बेटा कि इमेज ऑफ 1 इज 3। ये कहने का तरीका है, 1 का इमेज है 3 से। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं 1 इज रिलेटेड विथ 3। इसको 1 इज रिलेटेड विथ 3 को ऐसे भी लिखते हैं 1R3। इसका मतलब 1 इज रिलेटेड विथ 3। 2 इज रिलेटेड विथ 5, तो 2R5। मान लीजिए 2 इज नॉट रिलेटेड विथ 6, तो हम लिखेंगे 2R और इस तरह लिख के काट देंगे। इसका मतलब है 2 इज नॉट रिलेटेड विथ 6। 2 इज नॉट रिलेटेड विथ 6 का मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब 2,6 इसमें प्रेजेंट नहीं है। 2,6 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसी को कहते हैं 2 इज नॉट रिलेटेड विथ 6। अच्छा 1 इज रिलेटेड विथ 3, तो क्या 3 इज ऑल्सो रिलेटेड विथ 1 होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3,1 इसमें प्रेजेंट नहीं है। 1,3 इसमें प्रेजेंट है, लेकिन 3,1 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो हम कहेंगे 1 इज रिलेटेड विथ 3, बट 3 इज नॉट रिलेटेड विथ 1। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, और डोमेन, रेंज और को डोमेन, ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो रिलेशन किसे कहते हैं, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, और ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। आई होप इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। जैसे सपोज करिए अगर आपका दिया है A इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और फिर कह रहा है R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू A, और R इज इक्वल टू कह रहा है x, y सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। फाइंड द रिलेशन R एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो देखिए बेटा इसका मतलब क्या हुआ, अगर R रिलेशन है फ्रॉम A टू A, इसका मतलब क्या हुआ, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अगर R रिलेशन है फ्रॉम A टू A, इसका मतलब है R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है। अब R में x, y है सच दैट, तो ये लिखने का मतलब हुआ
कि आर में ऐसे एक्स और वाई आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब यह है कि आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और ये ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट कहां से आएंगे? ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो ये एक्स भी ए से आएगा और वाई भी ए से आएगा। और ए क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब एक्स और वाई कैसे होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं कि आर में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। तो इसको हम अलग से कर लेंगे, टेबल बना करके देखेंगे कि अगर हमने एक्स को लिया 1 तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 10 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि वाई की वैल्यू क्या आएगी? देखिए अगर एक्स को 1 रख देंगे यहाँ पे तो वाई आएगा 10 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 9 अपॉन 2। ये तो नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है तो इसका मतलब 2y इज इक्वल टू क्या होगा? 10 माइनस एक्स, और y इज इक्वल टू क्या होगा? 10 माइनस एक्स अपॉन 2। इस फॉर्मूले से y निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? तो सॉल्व करके आया है, तो 10 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 9 अपॉन 2। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर x की जगह हम 2 लेंगे तो y की जगह क्या आएगा? देखिए 10 माइनस 2 अपॉन 2 यानी कि 8 अपॉन 2 यानी कि 4। तो 2,4 इसका मतलब ये प्रेजेंट होगा इसमें। उसी तरह अगर हम x की जगह 3 रखेंगे तो आप देखिए y इक्वल टू क्या आएगा? 10 माइनस 3 अपॉन 2 यानी कि 7 अपॉन 2। ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। अगर हम x की जगह 4 लेंगे तो y क्या आएगा? 10 माइनस 4 अपॉन 2 6 अपॉन 2 यानी कि 3। ये भी करेक्ट है, दोनों नेचुरल नंबर है। x भी 4 है, y भी 3 है। अगर x की जगह हम 5 ले लेंगे तो y क्या आएगा? 10 माइनस 5/2 यानी कि 5/2। ये नहीं हो सकता। इसी तरह जगह कम पड़ गई बेटा, इधर बना लेंगे थोड़ा सा। देखिए ये x है, ये y है। तो x की जगह अगर हम ले लें 6 तो y क्या हो जाएगा? 10 माइनस 6 अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2 यानी कि 2। ये भी करेक्ट है। 7 ले लेंगे, 10 माइनस 7 अपॉन 2 यानी कि 3 अपॉन 3 पॉसिबल नहीं है। 8 ले लेंगे बेटा तो 10 माइनस 8 अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन 2 यानी कि 1। इसी तरह से 9 ले लेंगे तो 10 माइनस 9 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। तो देखिए नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इसके आगे सारे नेगेटिव आएंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा? सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी हुई, 1 2 3 4। तो देखिए आर में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह कम है। आर में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सबसे पहले तो इधर से शुरू करते हैं। चलिए x की जगह 1 लिया तो नहीं हो सकता, 2 लिया 2,4 2,4। इसी तरह 3 नहीं आ सकता, 4 आएगा 4,3। बाकी 4 5 नहीं हो सकता, 6,2। 7 नहीं आ सकता, 8,1। तो ये रिलेशन आर होगा। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ये सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि और कोई ऑर्डर्ड पेयर आर में प्रेजेंट नहीं होगा। केवल यही एक ऑर्डर्ड पेयर है जो आर में, यही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो आर में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यही वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे अब डोमेन क्या होगा आर का, ये होगा बेटा 2 4 6 8। याद आ रहा है? मैंने बताया था कि हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ले लीजिए, वो कहलाता है डोमेन। ठीक है बच्चों। रेंज क्या होगा? हर ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट यानी कि 4, 3, 2, 1। और कोडोमेन क्या होगा? ये पूरा पूरा सेट n होगा या a होगा, या इसको आप n कह लीजिए या a कह लीजिए। तो इस तरीके से आप डोमेन, कोडोमेन और रेंज रिलेशन का निकाल सकते हैं। तो ये जो थी रिलेशन की कहानी, क्लास 11th में इतना ही है। क्लास 12th में आगे जाकर के टाइप्स ऑफ रिलेशन भी पढ़ते हैं, तो वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। और इसके बाद क्लास 11th का अगला टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन को समझ लेंगे तो ये पूरा चैप्टर एक तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले आप जो भी एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं, जैसे आपने ये वीडियो देखा तो अब आप एक्सरसाइज 2.2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके पहले वाला वीडियो आपने जो देखा था उसको देखने के बाद आप एक्सरसाइज 2.1 अटेम्प्ट कर सकते थे। तो 2.1 और 2.2 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं फंक्शंस के बारे में समझाऊंगा, तो आप 2.3 अटेम्प्ट करिएगा। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 2.1, 2.2 और 2.3 इन तीनों एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।